गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रुति मिश्रा। मैं आज आप लोगों के सामने जो है ये समकालीन भारत कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनके बारे में उनका मूल्यांकन और उनकी जो समस्याएं हैं और उनकी जो नीतियां हैं उनके मूल्यांकन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री के रूप में क्या क्या मूल्यांकन था और उनके सामने क्या क्या उनकी समस्याएं थीं, उनकी नीतियां क्या थीं और भारतीय प्रजातंत्र में जो आपातकाल का संकट क्या था। तो आपातकाल का संकट तो खैर इंदिरा गांधी के काल में आ जाता है। तो हम अभी देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के रूप में उनका क्या क्या मूल्यांकन था। तो लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के रूप में मूल्यांकन एवं उनकी जो उपलब्धियां थी, उन्होंने किस समस्याओं का सामना किया, क्या क्या सुधार किए, उन्होंने अपने 18 महीने के कार्यकाल में उनका क्या क्या वर्णन करने से पूर्व हम जो है सबसे पहले उनके जीवन पर एक छोटा सा ही परिचय देखते हैं, उनके जीवन परिचय। तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय जो कि उत्तर प्रदेश का ज़िला है वहीं पे हुआ था। इनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था जो कि एक अध्यापक थे। शास्त्री जी की माता का नाम राम दुलारी था। बचपन से ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण माँ ने किया। इनकी माँ इनको पढ़ाना चाहती थी, अतः उन्होंने पढ़ाई भी की, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य जो था वो समाज की सेवा करना था। इनका पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था, परंतु उन्होंने जो है काशी विद्यापीठ में शास्त्री की जो डिग्री होती है उन्होंने वो लिया, जिससे वो आगे चल के शास्त्री की डिग्री लेने के कारण वे अपने नाम के बाद शास्त्री जी लगाने लगे। इनका जो विवाह अगर देखें तो इनका विवाह ललिता नाम की स्त्री से हुआ जो कि मिर्ज़ापुर की मूल निवासी थी। इनका जीवन एकदम सरल व साधारण था। इन्हें नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था, अतः इनका बचपन संघर्षपूर्ण था। इनके गांधी जी के साथ बहुत मधुर अर्थात निकटता थी। ये गांधी जी की विचारधारा के भी थे। अगर हम गांधी जी के अनुयायियों में देखें तो जो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं इनका सबसे पहले नाम आता है। लाल बहादुर शास्त्री लोक सेवा मंडल के भी आजीवन सदस्य रहे हैं। इनकी एक मुख्य विशेषता यह थी कि प्रधानमंत्री के बाद इनकी आय की उस टाइम अगर जांच की गई थी तो उनके पास केवल एक कार थी जो किस्तों में थी। यह सबसे बड़ी बात है कि वो प्रधानमंत्री के पद पे हैं और जो उनके पास उनकी आय की जो इनकम है उनकी जांच की गई तो उनके पास खाली एक गाड़ी थी, वो कार थी जो भी किस्तों पे थी। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल अन्य प्रधानमंत्रियों की तुलना में बहुत कम रहा है, अर्थात यह 1 वर्ष 216 दिन का संपूर्ण कार्यकाल इनका रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले रेल मंत्री थे। नेहरू जी के मंत्रिमंडल में दक्षिण में एक रेल दुर्घटना होने के कारण इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी बन गए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में भी नियुक्ति किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। लेकिन पुलिस मंत्री जब बने वो तो पुलिस मंत्री बनने के बाद उन्होंने ये देखा कि लोगों में कैसे आक्रोश पैदा हो रहे हैं, लोग कैसे स्ट्राइक कर रहे हैं, कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है, अनशन हो रहा है। तो उन्होंने एक सुधार किया और उस सुधार को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ करता था उस टाइम, तो उन्होंने उस पर लाठी चार्ज पर मतलब कि उन्होंने उसका बहिष्कार किया और उसकी जगह पे उन्होंने पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कर दिया कि लोगों को पानी की बौछार से जो भीड़ इकट्ठा हुई है उसको हटाया जा सके। हम ये भी कह सकते हैं कि शास्त्री जी कट्टर समाजवादी बिल्कुल नहीं थे। कुछ लोग यह भी मानते हैं, ये भी कहते हैं कि नेहरू जी की गतिविधियों के ये विरोधी थे। इनका समाजवाद एक व्यवहारिक समाजवाद था।
एक तरह से यह कह सकते हैं कि ये प्रयोगवादी समाज पर विश्वास करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदी भाषा के समर्थक भी थे। और अगर हम इनकी मृत्यु की बारे में अगर हम देखें तो 11 जनवरी 1966 को ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुई। इनकी मृत्यु को लेकर हालांकि बहुत ही रहस्य, अर्थात इनकी मृत्यु को लेकर अनेकों प्रकार की जो बातें जो सुनने को मिलती हैं वो हैं। तो अब हम इनके तथ्यों पर आते हैं। जो शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इनके समक्ष जो चुनौतियाँ आई, तो हर जैसे कोई भी अगर राजगद्दी पर बैठता है तो ऐसा नहीं है कि वो बैठ गया तो उसके सामने जो समस्याएं हैं वो नहीं आएंगी। तो जितनी उनके समक्ष जो चुनौतियाँ आई, जो समस्याएं आई, तो वो किस प्रकार से उन्होंने उसे सुलझाया, किस प्रकार से उन्होंने उसका समाधान किया, तो आगे हम यह देखते हैं। तो सबसे पहले जब वो गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले उनके सामने ये समस्या आई कि भारत का मनोबल उस समय बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि उसी टाइम 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत पूरी तरीके से हार चुका था। तो उस समय जो भारत का मनोबल था वो पूरी तरह से टूट चुका था। भारतीय आत्मविश्वास खो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो भारत की छवि बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। तो 1965 में चीन ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया था। उसी समय पाकिस्तान के पास से कई हथियार प्राप्त हुए। यह सब देख के भारत एक तरीके से बहुत बुरी तरीके से उसका मनोबल टूट चुका था भारत का। तो ये सबसे बड़ी उनके सामने पहली और सबसे बड़ी यही चुनौती थी कि किस तरीके से लोगों के अंदर वो ऊर्जा मतलब जागृत करें कि जो अपमान का घूंट पूरी तरीके से पी रही थी उस टाइम भारत। तो सबसे बड़ी उनके सामने यही था। 1962 में भारत पाकिस्तान से जो हार चुका था, तो और दशा बहुत ख़राब हो चुकी थी। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर हम ये देखें कि नेहरू की मृत्यु से राजनीतिक की शून्यता की स्थिति भी थी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये थी कि भाषा की समस्या। शास्त्री जी ने जब सत्ता में आए तो उन्होंने ये देखा कि भाषा की समस्या बहुत बुरी तरीके से प्रबल होती जा रही थी। जैसे भाषा को लेकर दक्षिण भारत में उनके खिलाफ जो आंदोलन हो रहे थे वो तो शुरू कर दिए। सबसे बड़ा आंदोलन तमिलनाडु में हुआ था भाषा को ही लेकर, जिसमें कई लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली थी। तो हम यह कह सकते हैं कि भाषा की जो समस्या थी वो शास्त्री जी के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अच्छा, तीसरी चीज़ ये थी कि खाद्य संकट। तो हम ये देखते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, लाल बहादुर शास्त्री जो थे, तो उनके सामने खाद्य संकट की समस्या बहुत तगड़ी उपज के सामने आई। तो 1965 में जैसे गहरा खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। नेहरू जी की कमी यह थी कि उन्होंने कृषि की ओर ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसका देश संकट में शास्त्री जी को झेलना पड़ा था। तो इसका करने का मतलब ये है कि शास्त्री जी बतौर प्रधानमंत्री के उपरोक्त अनेक चुनौतियों का बड़े संयम के साथ उन्होंने सामना किया और स्थितियों को सुधारने में उन्होंने सफलता भी प्राप्त की। इन उपलब्धियों की चर्चा हम निम्नवत आगे भी देख सकते हैं। जैसे उन्होंने जो उपलब्धियां की, ये तो हालांकि उनके जो समस्याएं थी वो थी, लेकिन अब उन्होंने जो उपलब्धियां की अपने कार्यकाल में, 1.5 साल के कार्यकाल में, तो वो हम आगे देखते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि इनका था कि 1965 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त किया। तो हालांकि 1962 में हार चुका था, लेकिन आगे चल कर उनकी कार्यकाल के देख रेख में उन्होंने 1965 में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त कर लिया। तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो 1965 में पाकिस्तान ने सबसे पहले कच्छ पर हमला किया। फिर वे सोचे कि कश्मीर में अस्थिरता पैदा करेंगे और फिर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत हुआ। लाल बहादुर शास्त्री की उनकी नीति से भारत विजयी हुआ। इस विजय ने भारतीयों का मनोबल बढ़ा दिया। 1962 के युद्ध से सीख लेकर भारत ने 1965 के युद्ध में अपने सैन्य बलों को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से 1965 में पाकिस्तान हारा और हमारा भारत विजय प्राप्त किया। दूसरी चीज़ अगर उपलब्धियों के बारे में देखें तो जो खाद्य संकट थी,
तो खाद्य संकट के लिए भी उन्होंने बहुत उपाय किए। उन्होंने खाद्य संकट के लिए दीर्घकालिक उपज किए, उन्होंने खाद्य वितरण की प्रणाली को अपनाया, उन्होंने सही किया। और आने वाले 2 सालों में इंदिरा गांधी के काल में हरित क्रांति जो आई उसमें उन्नतशील बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसकी शुरुआत हालांकि शास्त्री जी के ही काल में शुरू हो गई थी, लेकिन हरित क्रांति की आधारशिला शास्त्री जी के समय में ही हो गई थी। मतलब आधारशिला तो उसी टाइम शास्त्री जी के ही काल में हो गई थी, लेकिन हाँ ये पूर्ण रूप से आई थी तो वो इंदिरा गांधी के काल में आई थी। तो और उन्होंने जो उपलब्धियाँ की, वे नागरिकों के साथ समझौता किए। विदेश नीति में उन्होंने श्रीलंका की तरफ तमिल शरणार्थियों की समस्या को हल किया था। प्रशासनिक स्तर पर अनुशासन लाने के लिए उनके कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना हुई, जिसे PNO कहते हैं। राजनीति में उच्च आदर्शों की स्थापना की, जिसे आज भी प्रेरणा ली जाती है। नेहरू के पश्चात राजनीतिक शून्यता और उससे उत्पन्न अव्यवस्था तथा को खत्म किया गया। जो अव्यवस्था थी उन्हें खत्म कर दिया गया। भ्रष्टाचार पर अंकुश, जिसमें जमाखोरी का अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रियों को अपनी जो संपत्ति थी सार्वजनिक करने का प्रावधान किया गया। चीन के विरुद्ध एक दृढ़ निश्चय के साथ चीन की महत्वाकांक्षाओं को नकारा गया और ठोस जवाब दिया गया। आंतरिक मामलों में जिस भाषाई समस्या से जो देश की अखंडता को खतरा हुआ, उसका भी उन्होंने हल किया, निवारण किया उसका। तो अतः हम अगर लाल बहादुर शास्त्री का मूल्यांकन करें लास्ट में, तो अतः इस प्रकार हम लाल बहादुर शास्त्री का जो स्थान था, उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में छोटे से दीर्घकाल में ही बड़ी सूझबूझ से काम किया। अतः लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री के रूप में जो 1.5 साल का कार्यकाल था वह बहुत ही सराहनीय था, कहा जा सकता है या था। शास्त्री जी ने निस्संदेह सरल सादा जीवन व्यतीत करने वाले एक साधारण व्यक्ति थे। वे एक ईमानदार व्यक्ति थे। इसका अनुमान इन्हीं से लगाया जा सकता है कि बतौर प्रधानमंत्री उनके पास संपत्ति के रूप में केवल एक कार थी, जो कि किश्तों में थी। विदेशी राजनीति के लिए भी शास्त्री जी का कार्यकाल प्रशंसनीय सराहनीय रहा। लाल बहादुर शास्त्री किसानों के नेता थे। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। थैंक यू सो मच।